तो राइट पैनल पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम, माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम एंड 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम, मतलब 3 चार्ज है, आर फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एबीसी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे उनको फिक्स किया गया है ऑफ साइड 5 cm। द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 cm। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज C, a charge at situated C point due to other two। ठीक है, तो पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लिया जाए। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया मैंने, इसको मैं A मान लूँ, इसको B और ये C है ना। तो C पे कौन सा रखा हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम। ओके, और A पे ले लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम। B पे ले लेते हैं ठीक है माइनस 6 कूलॉम, और जो साइड है ट्राइंगल की वो है 5 cm। ठीक है, 5 cm मतलब 5 इंटू 10 टू माइनस 2, और ये भी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अच्छा आप जज करिए, इस पे फोर्स निकालना है, मतलब सी पे तो यही पड़ा है ना। तो इस पे फोर्स निकालना है, तो पहले देखिए इस पे कौन से 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। ठीक है, अच्छा ये वाला जो चार्ज है ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है इस पे ना, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों की वजह से रिपल्शन लगेगा इस तरह से। ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से नाम दे देते हैं, इसका F1 नाम दे देता हूँ मैं, इसका F2। करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है जी। फोर्स 1, फोर्स 2, अब दोनों की वैल्यू निकाल लो। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कूलॉम, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। रख दो वैल्यूज। K पहले हम कौन सा F1 निकाल ले, तो है ना, क्या है K की वैल्यू तो फिक्स है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? अच्छा अट्रैक्शन का है, बस मैग्नीट्यूड रखना है फोर्सेस ये चार्जेस का ना, तो इधर मैं रख देता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये है 10 टू द पावर माइनस 6 है ना, अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 5 इंटू 10 टू माइनस 2, स्क्वायर करोगे 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कोई दिक्कत तो नहीं, रिजॉल्व कर लो इसको। अच्छा ये आप खुद से करें, है ना, ये स्टेप के बाद आप खुद से F1 निकालें, सब लोग पॉज करके वीडियो को, स्टेप आपके सामने है। अब मैं भी कर देता हूँ। 2.5 है और ये 25 है ना, 10 टाइम गया, क्या बोलते हो? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 3। समझ में आ रहा है ना? 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 3, मतलब फाइनली क्या हुआ, 2.5 से 25 कटा 10, 10 टू द पावर माइनस 4 के साथ रिजोल्व होकर 10 टू द पावर माइनस 3 टर्म कर दिया, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 टर्म कंप्लीटली ऊपर जाके 10 टू द पावर प्लस 3 टर्म हो गया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब मैं ऊपर वाले जो वैल्यूज है इनमें देखता हूँ क्या लिखा है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 माइनस 6, और इसका रिजल्ट आ रहा माइनस 3। समझ में आ रहा है? प्लस का 9 माइनस का 9, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया। 10 टू द पावर 0 होता था 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? तो यहां से मेरा F1 आ रहा है 9 न्यूटन। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आ रहा है रिजल्ट? 9 न्यूटन। कौन सा फोर्स? F1। अभी F2 कैलकुलेट करना बाकी है, चलो F2 कैलकुलेट करते हैं। वंस अगेन वही K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रखेंगे, है ना। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 और Q2, इस टाइम Q1 और Q2 ये हो गए, तो Q1 की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही 5 इंटू 10 टू माइनस 2 है, स्क्वायर करोगे
25 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। अरे बच्चा समझ रहा है ना, सॉल्व कर लो इसको। इससे ये कट्टा 5 बार, बोलो नहीं समझ आ रहा है, इससे कट गया 5 बार, 10 टू द पावर -4 ऊपर गया तो +4 का हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। ये 9/5 हो गया है ना, क्या कर दो इसको 1.8 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे 10 टू द पावर को रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या है पहले पावर 9 है ना। देखो ये बहुत छोटा स्टेप इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इस पर ना, ये सब तो आता आपको। -6 देन इसको रिजॉल्व करा तो -2, समझ आ रहा है। चलिए 1.8 -6 और -8 हो गया ये, तो प्लस का 9 है माइनस का 8 है, तो 10 बचा, तो 10 हो गया। तो फाइनल क्या रिजल्ट आया 80 न्यूटन। नहीं समझ रहे हो, समझ गए। तो F2 की वैल्यू 80 न्यूटन आई, F1 की वैल्यू 9 न्यूटन आई, है ना। दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। पैरेललोग्राम जो थ्योरम है वेक्टर एडिशन में आपने देखा होगा, उससे वो वेक्टर का वो क्या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है क्या है उसमें देखें। उसमें दो वेक्टर दिए जाएं, अगर आपको मान लीजिए आपको दिया जाए कि एक P है एक Q है, बोथ आर एट एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज आर कैन बी गिवन बाई P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है और ध्यान रखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी कि वेक्टर को रिवाइज करके आए यहाँ पे। तो P और Q दो वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन हो, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, F1 F2 दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल भी नॉन है। अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालने के लिए पूरी लाइन देखिए 180 डिग्री, उसमें से ये वाला एंगल 60 हो गया। 60 क्यों, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 60 60 सब 60 के, तो ये 60 और 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों के बीच में तो हालात तो वही बन गए, यहाँ पे भी F1 है F2 है एंगल है ना। तो मैं F नेट निकालता हूँ यहाँ पे, F नेट की वैल्यू होगी F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा 120 डिग्री है, समझ में आ रहा है, नहीं समझे। थीटा कितना है 120 डिग्री। सबकी वैल्यू रख देते, रख दे, ठीक है। वैल्यू रखा मैंने, F1 का वैल्यू है 9 का स्क्वायर हो गया जी। F2 का वैल्यू 18 का स्क्वायर, 2 इंटू F1 F2 9 इंटू 18 cos 120 डिग्री -½ मालूम है ना, cos 120 डिग्री की वैल्यू है -½ करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको। रूट ले लिया जी, है ना। अच्छा अगले स्टेप में मैं देख पा रहा हूँ टर्म आ रही है 9 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये एक अच्छी बात ये है कि ये 2 है और ये 2 है, कट गया दोनों, है ना। काट दूं मैं, अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है ना। ये 2 से 2 कट गया, माइनस आ गया, तो ये वाली चीज़ें जो साइन माइनस हो गया ना, आगे आ गया 9 इंटू 18। अब इसको रिजॉल्व कर लो। अच्छा अगर थोड़ा दिमाग लगाएं ऐसी कैलकुलेशन में, तो हम थोड़ी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। 9 का स्क्वायर है, ये है 18 का स्क्वायर, है ना। इस 18 के स्क्वायर को मैं 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। 2 इंटू 9 का होल स्क्वायर, ये तो 9 स्क्वायर है ये, प्लस 18 टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 एंड देन फिर स्क्वायर तो है, माइनस 9 इंटू 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 इंटू 2, समझ रहे हैं, 9 इंटू 9 इंटू 2, तो वो वंस अगेन 9 स्क्वायर इंटू 2 हो गया। नहीं समझ में आया पक्का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, 9 स्क्वायर, इसमें से भी 9 स्क्वायर, इसमें से भी 9 स्क्वायर, इसमें से भी 9 स्क्वायर। अच्छा 9 स्क्वायर जब एकदम बाहर आएगा रूट से तो 9 हो जाएगा, सो 9 लिखा, बोलना यार, रूट के अंदर की वैल्यू को लिख देते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के बाद 2, है ना। चलिए फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, 1 + 4 5 - 2 √3, रिजल्ट आया, ये है मेरा F नेट।
जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका फाइनल आंसर आ चुका है। जो चार्ट सी पे पड़ा है उस पर क्या नेट फोर्स है, तो वो है 9√3 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात देख लीजिए एक बार, है ना। कूलॉम्स के लॉ पे बेस्ट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, लिखा है 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या बोला? 2 पार्टिकल्स। अच्छा, 2 पार्टिकल है 5-5 ग्राम के, 10⁻⁻7 कूलम उन पे चार्ज है और एक रफ सरफेस पे रखे हुए और डिस्टेंस भी दी है। बोला फ्रिक्शनल कांस्टेंट बताइए। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रिक्शन के बारे में पता होना जरूरी, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मैकेनिक्स के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर आपको आते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फ्रिक्शन का। वैसे तो फ्रिक्शन के पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बट मैं आपको इसमें से एक छोटा सा पार्ट समझा देता हूँ जो मुझे इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो क्या होता है, मेरे पास एक सरफेस है और वो सरफेस रफ है। ठीक है, उस पर अगर मैं कोई मास ऑब्जेक्ट रखूँ, एम मास रखूँ, और इसको मुझे स्लाइड करना है। अब आप जानते हैं कि अगर ये सरफेस रफ रही तो डेफिनेटली इस पे एफर्ट करना पड़ेगा आपको। विदाउट एफर्ट ये ऑब्जेक्ट खिसकने वाला नहीं, और एफर्ट करने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों सर, क्या ऐसा है इनके बीच कि हमें धक्का देना पड़ रहा है? धक्का इसलिए देना पड़ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट तुमने इस सरफेस पे रखा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है। रफ सरफेस है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है, और फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट की वजह से जिधर भी आप ऑब्जेक्ट को धक्का देना चाहते हो, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, फ्रिक्शन उसके मूवमेंट को अपोज करता है। मतलब अभी आप किधर धक्का दे रहे हैं? राइट साइड में, तो फ्रिक्शन किधर अपोज करेगा? लेफ्ट में। फ्रिक्शन बोलता है नहीं, मूव नहीं होने देंगे। अब तुम्हारे फोर्स में वो ताकत रही कि उस जो फ्रिक्शन उसकी जो मैक्सिमम, कुछ तो ग्रिप रहती है उसकी, सो मैक्सिमम ग्रिप, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वो अवेल करवा रहा है ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, उससे ज्यादा से तुमने धक्का दे दिया तो डेफिनेटली ये खिसकेगा, अदरवाइज नहीं। अब आप कहेंगे कि सर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कि ये मैक्सिमम कितने से पकड़ के रखा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स की ये जो मास ऑब्जेक्ट इस सरफेस को कैसे पकड़ के रखा, उसके लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार है। एक तो सरफेस की रफनेस, उसका रफनेस कांस्टेंट होता है म्यू। ठीक है, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल कांटेक्ट बढ़ेगा इसमें। और दूसरा है ऑब्जेक्ट का मास, जितना ज्यादा भारी होगा ना, उतना मुश्किल से उसको हम स्लाइड करवा पाएंगे। आप खुद आइडिया लगा लो। अभी ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने कहा इसको स्लिप करवाओ, आप शायद उसको धक्का दे देंगे। अब मैंने उस ब्लॉक पे एक बंदे को बिठा दिया, अब बोला इसको धक्का दो, तो क्वाइट डिफिकल्ट हो पहले की वजह से। तो मतलब साफ है कि ये मास जो है ना, ये बढ़ेगा तो भी फ्रिक्शनल ग्रिप बढ़ेगी। समझ नहीं रहे लगता है? पक्का? तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो इस वजन पे और एक इसके फ्रिक्शनल कांटेक्ट पे। जितनी अभी सरफेस की रफनेस भी तो वेरी हो सकती है। अभी मेरे को एक सेम ब्लॉक इस टाइल पे खिसकाना हो और एक मैंने वही ब्लॉक को बोला रोड पे ले जा खिसकाओ, डेफिनेटली रोड पे मुश्किल से खिसकेगा। मतलब सेम ब्लॉक 2 डिफरेंट सरफेस पे अलग अलग एफर्ट मांगेगा, मतलब उसकी फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी जिम्मेदार है उस एफर्ट में। ठीक है, तो म्यू, ये 2 बातें। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका वजन कितना होता है? mg। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू mg। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल कांस्टेंट एंड जितना ज्यादा मास, दोनों की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शनल कांटेक्ट भी बढ़ता जाएगा, एफर्ट भी ज्यादा होता है। समझ में आया? मतलब मेरे कहने का एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जो मैं कहना चाहता हूं आपको। मैंने कहा कि भाई अपने पास कोई मास है, ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 2 kg ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इनके बीच में ये जो सरफेस है, ये सरफेस कोई सीमेंट की सरफेस है और उसका म्यू मैंने लिख दिया 0.3। ओके, म्यू मैंने दिया, मास दिया। अब मैंने कहा कि इसको कितने से धक्का दोगे तो ये खिसक जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप पहले ये देखो कि सरफेस ने इसको कितने से पकड़ के रखा है। तो इधर आपको धक्का देना तो फ्रिक्शनल इधर एक्ट करेगा, ऑपोजिशन तो ऑपोजिट में एक्ट करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू mg। समझ में आ रहा है? म्यू की वैल्यू है 0.3, m की वैल्यू दी गई है 2 और g है 10। समझ आ रहा है ना? 0.6 इंटू 10, 6 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स तो निकाल लिया। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 न्यूटन से बंध के रह सकता है।
अभी तो आप धक्का अगर नहीं दे रहे हो तो कुछ भी ओपोजिशन नहीं लग रहा है, जैसे ही धक्का दोगे ओपोजिशन एक्ट करेगा वहां, समझ में आया? तो आप अगर इस धक्के, जो फोर्स आप लगा रहे हो जिससे आप इसको खिसकाना चाह रहे हो, अगर वो फोर्स ग्रेटर देन 6 न्यूटन रहा तब तो ये स्लाइड करेगा, और लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन रहा तो वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। समझ में आया? तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की जॉब समझ में आई, वो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट से रोकता है। ठीक है, अब आप धक्का देना चाह रहे हो तो अब आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप खिसका पाएंगे कि नहीं। बात को, ये कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में लगेगा। अब उस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, पहले इसको देख लो आप, है ना, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है मेरा, पढ़ लिया आपने वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक सरफेस दी गई, ठीक है, उस पे दो मास ऑब्जेक्ट रखे mm, सिमिलर मास ऑब्जेक्ट, मास भी दिया उनका, कोई दिक्कत वाली बात? मास m दिया, दैट मास इज 5 × 10⁻³ kg। दोनों पे जो चार्जेस है वो 10⁻⁻7 कूलम है ना, 10⁻⁻7 कूलम। तो इस पे भी चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम, और इस पे भी जो चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम, है ना, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इन चार्जेस की वजह से ऑब्जेक्ट पे इस तरफ और इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट ना? बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं? दोनों पे फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा वही कूलम्स के हिसाब से निकाल लेते। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस देना भी जरूरी है, दिया कि नहीं? क्या दिया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है मीटर में? 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। तो 10 को रिजोल्व करके -1 लिख दो। अरे यार, ये बच्चों वाले काम है यार, समझ आ रहा है ना? क्या था डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर, 10 × 10⁻² सेटल आउट करो, -1 हो जाएगा, 10 हटा, डन। डिस्टेंस दिया, चार्जेस दिया, कूलम्स लॉ के हिसाब से ये रिपल्शन का फोर्स मालूम चल जाएगा। अच्छा, कितना फोर्स आ रहा? के की वैल्यू 10, समझ आ रहा है? Q1 Q2 दोनों सिमिलर है, तो के क्यू स्क्वायर कर दूं, किस क्यू स्क्वायर करोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ऐसे क्यों देख रहे हो यार, समझ में आया ना? R स्क्वायर 10⁻, ऑलराइट, कोई दिक्कत थोड़ी सी नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते? वेरी गुड, चलो करते हैं जी इसको। -2 पर गया +2, क्या हुआ? 10⁻3, सो 9 × 10⁻³ न्यूटन। अब तुम यहां से मुझे बताइए कि ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स इन दोनों ब्लॉक को बोल रहा हूं हम तुझे दूर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, वो जितनी दूरी पे पहले ही पड़े और दूर कर देंगे, समझ में आया? ये फोर्स क्या कर रहा है? इनको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया? अब क्वेश्चन की कंडीशन है कि ये सेपरेट ना हो, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना चाहिए, यही ना? एक्चुअली में इसने फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट नहीं पूछा, इसने फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पूछा है ना, तो बात तो उसी में से आनी है वो। अरे यार भाई, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना है पहले वो निकाल देते हैं, और उसके बाद म्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू × mg। अगर फ्रिक्शनल फोर्स पता हो तो m और g तो वैसे ही पता, म्यू आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट ना खिसके, अच्छा, जो इसको खिसकाने के लिए जो एफर्ट करा उसकी वैल्यू मालूम है ना? तो जो उसको रोकने वाला वो भी तो इतना होना चाहिए, या तो इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू धक्का देने वाले फोर्स के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, ताकि ये इस जगह से ना हिले। तो मैं बराबर का केस लूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उनको जो सेपरेट करने के लिए जो लग रहा है एफर्ट उसके बराबर हो जाए, तब तक तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। और वही क्वेश्चन में चाहिए उसको, लेट दिस पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, यही बोला। तो उसके लिए मैं कहूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻³ न्यूटन होनी चाहिए। जितने से लोग मतलब जो दो फोर्स धक्का दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, उतने से ही फ्रिक्शनल फोर्स को पकड़ के रखना पड़ेगा। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स को पकड़ के रखना पड़ेगा उस फोर्स से, तो मैंने F की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो 10⁻³ = म्यू mg। म्यू तो चाहिए, m दिया, g दिया, g कितना दिया जी? 10 ही लेना है, ठीक है जी। सो म्यू की वैल्यू तो चाहिए, मास की वैल्यू है 5 × 10⁻³
और जी की वैल्यू है 10। कैसा लगा? जिंदा है ना? अच्छा एफ क्या है? हाँ चलो -3 से -3 काट दिए, बोलो। अच्छा ये 10 इधर है, हाँ ये 5 से ये हो गया 1.8, समझ आ रहा है? फिर ये 10 आके इसको 0.18 कर देगा, ये आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात? सब ठीक चल रहा है? वेरी गुड। चलो इसको ये कर दो, नोट डाउन कर लो या फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? लिखा है there are two particles A and B having charges Q and 2Q of same sign are placed on smooth surface with separation of T। जितना बोला उतना कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे मेरे पास दो चार्ज पड़े। क्या वैल्यू दी है? Q एंड 2Q। अरे कोई दिक्कत वाली बात? इधर पड़ा Q, इधर है 2Q, करेक्ट? अभी तक तो यही। अच्छा सेपरेशन बिटवीन देम इज D। D से उनके बीच की सेपरेशन दी गई। आगे बढ़ते। ओके, फिर लिखा है इन्होंने ए पार्टिकल C is to be clamped on surface in such a way that a particle A and B remains at rest under electrical forces। बेसिकली इनके बीच में पहले से ही बोला कि वो एकदम स्मूथ सरफेस पे हैं, तो फ्रिक्शन तो इनको बचा नहीं पाएगा दूर जाने से, क्योंकि ये इस पे इसको धक्का दे रहा है, वो इसको धक्का दे रहा है, ये इसको दे रहा है F से और वो इसको भी F से ही दे रहा होगा। Am I right? अब ये इस स्थिति में तो रुकने वाले नहीं है, तो इन्होंने कोई थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस किया। पहले तो आपको आइडिया लगाना है कि वो कहाँ रखा जाए कि ये रुक जाए और वो कैसा साइन का होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपको, बीच में आप रखो और वो भी माइनस साइन का। जब आप बीच में रखोगे और नेगेटिव का रखोगे ना, तो वो नेगेटिव इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। वो अलग बात है, वैल्यू क्या होगी, कहाँ रखना, वो बात का पॉइंट है। बट रखना क्या है? नेगेटिव चार्ज रखना कहाँ है? इन दोनों के बीच में कहीं। तो समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अगर इधर रख देगा, इधर रखा अगर, तो इसको तो खींच लेगा, उसको भी तो खींच लेगा। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से तो कहने का मतलब है कि सब पूरा दुकान एक तरफ आ जाएगा, तो ऐसा चाहिए नहीं। तो बीच में रखिए आप, बीच में रखोगे तो ही दोनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। चलिए साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कोई दिक्कत? कहाँ रखूंगा? इन दोनों के कहीं मतलब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ रख लेते फिलहाल, पता तो नहीं कहाँ रखना है, इनके बीच में कहीं रखना तो यहाँ। और साइन होना चाहिए नेगेटिव का, सो मैं Q मान लेता हूँ और नेगेटिव का। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा वो इसको किधर खींचेगा? इधर खींचे नहीं? कितने फोर्स से खींचेगा? F डैश से। अरे बोले यार, ठीक है F1 नाम देता हूँ, है ना? अच्छा और इसको इधर खींचेगा, कितने से खींचेगा? F2, है ना? और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं फिलहाल x मान लेता हूँ। तो अपने आप ही ये वाली जो डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स हो गई। बोलो जिंदा हो? श्योर? x मैंने माना तो d माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस d है तो d माइनस एक्स होना ही। आगे बढ़ते। अब बताइए जरा, अब यहीं पे ही मेन सोचने वाली बात है। आप चाहते हो दोनों रुके, यही चाहते हो ना? तो कहने का मतलब है कि ये अगर रुक के रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? ये F और ये F2 बराबर हो जाना चाहिए, इस पे नेट लगने वाला फोर्स तो 0 हो जाना चाहिए, तभी वो रुकेगा। नहीं समझ रहा है? अच्छा यहाँ पे भी वही हालत, इसको भी रोकना है। ये जिस तरह से खींच रहा है और वो बंदा इसको जितने से धक्का दे रहा है, दोनों जो F और F1 ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तेरे रुकने के वास्ते ये कंडीशन होनी मैंडेटरी है और तुझे रुकने के वास्ते ये कंडीशन होनी मैंडेटरी है। हाँ ना बोले यार? जिंदा है? दोनों तरफ समझ में आया?
अब आप मुझे बताइए एफ बराबर है और एफ इज इक्वल टू F2, एफ इज इक्वल टू F1, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? F1 बराबर F2। कैसा लगा? अच्छा, ये और ये F1 और F2 बराबर कैसे किया मैंने? लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई ये FF बराबर थे बिकॉज ये दो फोर्स एक दूसरे को जो एक्सर्ट करते हैं म्यूचुअल फोर्स, वो दोनों बराबर होते हैं। मैंने FF पहले बोल दिया। अब मैंने कहा बीच में जो मैंने चार्ज इंट्रोड्यूस किया वो इस पे F1 लगा रहा है, उस पे F2, करेक्ट। अब मैंने कहा कि तुझे रुके रहने के लिए दोनों फोर्स बराबर होना मांगता है, तुझे रुके रहने के लिए दोनों फोर्स बराबर होना मांगता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा बराबर होने के लिए ये और यहाँ पे ये, फिर ये तो F और F बराबर टर्म है, F इक्वल टू F1, F इक्वल टू F2, तो F1 बराबर F2 हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं F1 कितना है। F1 कितना, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कूलम के हिसाब से Q अपॉन x स्क्वायर है ना, और F2 के लिए कूलम के हिसाब से Q अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। जिंदा है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब बस काट लो जो कट रहे। कैसे किया गया? Q से Q गया, छोटे Q से छोटे Q गया। अच्छा, अब क्या है? इधर बना 1/x को, इधर बच्चा, सब ठीक चल रहा है? 2 अपॉन है क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। 1 अपॉन एक्स √2 अपॉन डी माइनस एक्स। अरे हाँ ना बोले यार, इधर भी मल्टीप्लाई उधर वो। अब ये छोटी बातें तो आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें यहीं तक, मतलब जो मेन कंसेप्ट है वो मेरा जॉब है यार। इसके बाद जो है वो आप फटाफट देख लें। अच्छा, डी माइनस एक्स इक्वल टू √2x। अच्छा, एक्स को उधर ले जाओ। आपको पता था ना निकालना क्या है? निकालना है कि वो एक्स कहाँ है, इस जो चार्ज को रखा वो कहाँ रखा। वही तो पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? लोकेशन वेयर इट शुड बी क्लैम्प्ड। लोकेशन बोला ना, तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं ना मैं, तो एक्स को उधर ले जाओ। क्या है? एक्स प्लस √2x। सब ठीक। अब मैं एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस √2। चलो जी, 1 प्लस, ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई डी बाई 1 प्लस √2। सब ठीक, कोई दिक्कत? लो जी, एक्स आ गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पूछा? ओहो, फाइंड दैट चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। बोलो यार, हमें क्यू का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। चलो, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? क्यू का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, F इज इक्वल टू F1, इस क्वेश्चन को लगा देता हूं, इस इक्वेशन को लगाता हूं। F का वैल्यू कितना था? F कौन लगा? इन दोनों के बीच लग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू कूलम, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F, एंड F कैन बी गिवन एज K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर है, और F1 इज इक्वल टू, ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है यार, सो K Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक चल रहा है सब? चलो, F बराबर F1 कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, लिख दिया मैंने। KQ2Q बाई डी स्क्वायर, KQ बाई एक्स स्क्वायर, जो कट रहा K से K, Q से Q, बाकी सब हाँ अब कुछ नहीं, 2Q अपॉन डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ ले, क्यों तो चाहिए, एक्स की वैल्यू रख दो, यहां से रख दूं, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर बाय समथिंग स्क्वायर रखता है, 2Q बाई डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाई 1 प्लस √2 का स्क्वायर। सब ठीक, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 2Q ऊपर बचा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को रिजॉल्व कर लो।
ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दो। अरे यार बोल, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाया क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 2 तो पहले तो 3 हो गया, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 इंटू ए बी मिला के 2√2 हो जाएगा, कर लेना ठीक है। लो जी क्यू की वैल्यू आ गई, दो ही चीजें पूछी दोनों आ गई, देख लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑलराइट, हुआ ना। हाँ तीसरा क्वेश्चन हो गया जी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, क्या लिखा है, क्या है, टू आइडेंटिकल पिक बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू विच ए चार्ज इतना इज ट्रांसफर्ड। टू पिक बॉल्स मतलब दो इंसुलेटर्स हैं, दोनों को एक दूसरे से रगड़ा। अगर दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो ये बहुत पहले ही लेक्चर में हमने देखा कि दो इंसुलेटर को एक दूसरे पे रगड़ने पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव, है ना, करेक्ट। ठीक है जी, तो पहले तो दो बॉल्स बना देता हूँ मैं, और उन्होंने दी भी, बोले ये जो दो बॉल्स हैं इनको रगड़ के रख दिया। रगड़ने के बाद परिस्थितियाँ क्या थी, इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू, है ना, हालांकि इन्होंने क्यू की वैल्यू दी भी है। by rubbing against each other due to which a charge 2 into 10 to the power minus 8 कूलम is transferred, मतलब एक पे प्लस का इतना आ जाएगा दूसरे पे माइनस का इतना आ जाएगा, समझ में आया। देन these are suspended from a horizontal ceiling, एक horizontal ceiling से इनको लटका दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। so the distance between suspension is 5 cm, बहुत सुंदर बात। तो the length of string is 20 cm। अब तक जो डेटा दिए वो आपके सामने, मुझे नहीं लगता अब तक की जो सिचुएशन और पूरा फिगर भी दिया ही हुआ, कोई दिक्कत आएगी यहाँ तक नहीं है। चलो अभी तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया वही है यार, अभी तो पूछा क्या वो भी नहीं, वहां पे भी नहीं पहुंचे। सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन इज दिस एंड दिस। ओके, अब क्या हुआ, क्या इन बॉल्स को यहाँ पे लटकाओगे यहीं पे रह जाएंगी, यहाँ पे नहीं रहेंगी, एक दूसरे को अप्रोच करेगी। अगर सिंपल बॉल्स होती विदाउट एनी चार्ज तो सीधा लटक के रह जाती, बट अगर इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट करेगा रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, तो ये अपनी जगह छोड़ के या तो पास आएगी या दूर जाएगी। या फिलहाल जो परिस्थितियाँ सेट हुई एक दूसरे के करीब आएंगी। बोलो यार समझ में आया, श्योर। इनको एक दूसरे की तरफ, मतलब जो कूलम्स का जो फोर्स है वो इन दोनों को अट्रैक्ट, कूलम्स फोर्स के हिसाब से देखने में पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे तो रहने वाले नहीं, जिस सिचुएशन में लटके हुए उस सिचुएशन में वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा मैकेनिक्स के सिंपल पेंडुलम वाला जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं ये टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास एक सस्पेंशन है और उस पर मैंने एक स्ट्रिंग बांधी और मैंने इसमें एक एम मास का बॉब लटका दिया, ठीक है। ये वही सिचुएशन है जैसे आप गार्डन में जाते हो और वहाँ पे आपको जो स्विंग देखने को मिलता है, झूले की बात कर रहा हूँ मैं, ये झूला ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, आपका फ्रेंड जो है वो इस पे बैठा है, ठीक है, एकदम फ्रेंड को बैठा दिया। अब डिफ़ॉल्ट में तो वो यहीं रहेगा। डिफ़ॉल्ट में यहाँ रहने के पीछे वजह है कि उसको जो मास लग रहा है वो नीचे, तो वजन जो है mg नीचे एक्ट करेगी और जो इस पे रस्सी पे जो टेंशन है वो ऊपर, करेक्ट। और यहाँ पे भी वही हालत है, इस सिंपल पेंडुलम के बॉब में भी टेंशन ऊपर लगता है और मास mg नीचे लगता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ लटका पड़ा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। बैलेंस है फोर्स तो न्यूट्रल फोर्स जीरो है, इस पर ओवरऑल फोर्स जीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है। अब अगर आप इस दोस्त को थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर दो तो क्या वो वहां पे रहेगा? जैसे जैसे आप उसको एंगल चेंज करोगे, उसको धक्का दोगे, एक परिस्थिति बना देते हैं पहले। धक्का देने के बाद की परिस्थिति, छोड़ोगे तो वहां रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। इतना तो
कॉमन सेंस है ना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में नहीं रहेगा, ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगा। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि ये जो टेंशन है ना, ये अब इस साइड लग रहा है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? और ये जो मास है ना इस पे, वो तो अभी भी धरती तो नीचे ही है, तो mg तो उधर ही लग रहा है। अब देखो, अब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन इधर लग रहा है और mg इधर लग रहा है। ये सिचुएशन बैलेंस कैसे हो सकती है? इसमें कौन किसी को तो बैलेंस ही नहीं कर रहा है। कहने मतलब t है, t का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, थीटा एंगल ले लो तो t cos थीटा, वो तो चलो बैलेंस हो गया mg से, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है t sin थीटा, t sin थीटा, उसको तो कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा है ना, उसकी वजह से वो अपनी जगह पे रिटर्न आ जाता है। मतलब इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक t का एक ऊपर वाला कंपोनेंट है, एक इधर वाला कंपोनेंट, टॉप वाला कंपोनेंट है t cos थीटा और ये साइड वाला कंपोनेंट है t sin थीटा। कौन इसको अपनी जगह पे वापस लाने के लिए मजबूर मतलब उसको फोर्स कर रहा है? दैट इज t sin थीटा। t sin थीटा रेस्पॉन्सिबल इसको अपनी ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए, बिकॉज t sin थीटा एक नेट फोर्स डेवलप हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझा है? अच्छा, परिस्थिति को वापस समझते हैं, इसको वापस इसको समझते हैं, ठीक है? सस्पेंशन, झूला, बंदा बैठा अंदर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही तू इसको फोर्स लगाएगा तो एंगल चेंज होने लगेगा, और एंगल चेंज होने लगेगा तो तेरे पर वापस प्रेशर आने लगेगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे तूने धक्का देने की कोशिश की पकड़ के, तो तुझे ऐसा रियलाइज होगा कि तू जैसे जैसे इसको ऊपर लिफ्ट अप करने की कोशिश करनी, सॉरी फोर्स कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर मतलब स्विंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे जैसे तू इसके एंगल को चेंज करेगा वैसे वैसे तेरे पे ही लोड आ रहा होगा वो, है ना? ऐसा ही होता है। तो मतलब जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेके मतलब इस तरह से चेंज करोगे इसके एंगल को, वो लोड तुम पे ही आएगा। उसकी वजह यह है कि शुरुआती में तो mg नीचे था और टेंशन ऊपर, बट एक पर्टिकुलर टाइम बाद mg इधर आ गया, सॉरी mg तो इधर ही है, लेकिन टेंशन का एंगल चेंज हो गया। एम आई राइट? अच्छा, टेंशन के दो कंपोनेंट है, अगर ये मैं थीटा लूं तो ये भी मेरा थीटा हो जाएगा, तो दिस वन इज t cos थीटा, दिस वन इज t sin थीटा। अब सोचो जितना ज्यादा थीटा बढ़ता जाएगा t sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि t तो चलो जो भी है बट sin थीटा बढ़ता रहेगा। तो t sin मतलब sin थीटा जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो इधर वाला जो फोर्स है ये भी बढ़ेगा। समझ में नहीं आ रहा लगता है? ये जो sin थीटा बढ़ेगा तो t sin थीटा का कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा। एम आई राइट? तो इस बात को समझें, या फिर यहाँ पे भी वो एग्जांपल फुट अप कर सकते हैं। फिलहाल इसे लटका था, तुमने इसको इधर धक्का दिया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं, अगर छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। वजह यह है कि ये जो t है इसने एंगल बना लिया थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल, तो इस t के दो कंपोनेंट आ गए, एक t cos थीटा, जब ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, t cos थीटा, दिस वन इज t sin थीटा। जबकि यहाँ पे बैलेंस के लिए एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो t sin थीटा इसको रिटर्न अपनी ओरिजिनल जगह लाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये वापस अपनी जगह आएगा। यहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ इसने उसको बुलाया, उसने इसको बुलाया, एक दूसरे की तरफ आने लगे। शुरुआत में जोश रहता, स्टार्ट तो कर लिए, बट जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आ रहे वैसे वैसे ये जो टेंशन वाला फैक्टर है ये क्रॉस में आता जा रहा है, और ये क्रॉस में आएगा तो ये इनके मिलने को मतलब जो एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाने के बाद ये टी इतना हावी हो जाएगा इन पे कि इनको फर्दर एक दूसरे की तरफ नहीं आने देगा। मतलब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि परिस्थितियां इतनी सिंपल नहीं है कि एक स्मूथ सरफेस पे पड़े हो तुम, प्लस वो माइनस, एक दूसरे को ऑपोजिट साइन के थे तो एक दूसरे को खींचा और चल दिए और स्मूथ सरफेस है मिलके ही छूटेंगे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे वो परिस्थितियां नहीं है।
यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जैसे आप एक दूसरे को अप्रोच करोगे वैसे वैसे आपको कोई वापस पीछे खींचने लगेगा, तुम्हें भी खींचेगा, समझा? तो कहने का मतलब है कि शायद तुम एक दूसरे तक रीच नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर चलोगे उसके बाद रुकना पड़ेगा। और वही हुआ, क्वेश्चन में दिया ही है कि जैसे उनके ऊपर चार्ज था तो सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन इज 5 cm बट सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आर 3 cm। देखने को मिल गया कि थोड़े आगे चल के रुक गए। समझ में आ रहा है नहीं? मतलब इन दोनों के बीच का फिलहाल 5 सेंटीमीटर शुरुआत में था और अभी कुछ 3 सेंटीमीटर है, करेक्ट ना? पहले 5 सेंटीमीटर था ना, अभी 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये यहाँ आके और ये यहाँ आके रुक गया, करेक्ट? यहाँ आके रुक गया। अच्छा, यहाँ आके रुका क्यों, इसके पीछे कारण जानिए। ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, रुका क्यों? चलो मैं एक बॉब को डिस्कस करता हूं। पहले की हालत ये थी, अभी की है। ऑलराइट, एंगल कितना बनाया, थीटा। समझ में आ रहा है? जैसा मैंने बताया था, टेंशन इधर है इस बार, mg नीचे, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इज नोन एज टी कोस थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। अब रुका क्यों? क्योंकि इस टी को साइन थीटा को किसी ने इधर से बैलेंस किया और वो था इनके बीच का जो अट्रैक्शन। इन दोनों को एक दूसरे पर अट्रैक्शन भी तो लग रहा है। वो अट्रैक्शन था के, दोनों पे सिमिलर चार्ज है, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3, तो वो आर स्क्वायर मान लेता हूं। अब यहां पे रेस्ट में मतलब आप मानते हो इस बात को कि इसने इसको बैलेंस कर लिया तब अप एंड डाउन नहीं जा रहा है, और इसने इसको बैलेंस कर लिया इसलिए लेफ्ट राइट भी नहीं जा रहा, वहां पे आके रुक गया। तो क्या ये जो इस बॉल की जो ये इस बॉल की जो सिचुएशन है ये बन गई, 4 फोर्सेस लग रहे हैं, चारों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात? ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो मैं एक वन लाइन में लिख दूं इधर कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मैंने क्या किया, 1/2 किया। चलो जी, राइट में क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है ना? चलो अब बताइए जरा, के क्यू स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है, ये टेन थीटा है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द माइनस 8, तो स्क्वायर करो 4 इंटू 10 टू द माइनस 16, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर ना, यही तो डिस्टेंस है, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एम आई राइट? और 3 इंटू 10 टू माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एम तो पूछा है, फाइंड द मास ना, एम पूछा है। एम के बाद में आता है 10, जी की वैल्यू। चलिए सब कुछ है। अच्छा, टेन थीटा की बात कर लेते हैं। अब ये बात टेन थीटा की करना है, इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा। एक रस्सी थी जिसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये ऐसे क्रॉस हो गई, उसकी लेंथ भी है 20, है ना? बोलिए, ऐसे गया, करेक्ट। अब मुझे ये थीटा चाहिए। आपको पता है ये वाली जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। कैसे? 5 3, तो एक ही हुई ना ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बॉल के और इसके बीच में, ये है 1, ये है 20, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये मुझे चाहिए। ध्यान से सुनो, ये वाली तो 20 है,
ये वाली 1 है और ये वाली कितनी होगी, ये वाली 20 नहीं होगी, 20 तो ये पूरी है, 20 तो ये पूरे है, तो इतनी क्या होगी 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, समझ नहीं रहा है। 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 1 का स्क्वायर बोलो तो 1, समझ में आ रहा है। ये लेंथ चाहिए मुझे, हाइट यहाँ तक। 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता 400, 1 का स्क्वायर होता 1, तो 400 माइनस 1 399, रूट ऑफ 399। अच्छा तो ऑलमोस्ट 20 ही हो गया ना, वो तो नहीं समझे यार। 20 का स्क्वायर किया दैट इज 400, माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, रूट लिया, ये तो ऑलमोस्ट 20 ही हुआ, 19.99 है इसका आंसर। समझा कि नहीं समझा? तो मैं इसको लगभग 20 लिख दूँ, कोई दिक्कत? 20 लिख दिया। अब एंगल देख लो, थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत? तो ऑपोजिट 1 है, एडजेसेंट 20 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/20, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/20, 9 से 9 गया, 10 टू द पावर -3 हो गया नीचे, -3 जो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए जो ऊपर जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 13, प्लस का 9, ओके, और नीचे बचा m, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 इधर आ गया, सॉरी m इधर आ गया, 20 जाएगा उधर, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 kg, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 kg, तो मैं इसको 8 ग्राम भी बोल सकता हूँ। ये आंसर है इसका, बोलो समझ में आया? श्योर? चलिए ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ये मुझे कूलॉम्स लॉ पे तो नहीं बेस्ड है, अब तक कूलॉम्स लॉ के बेस्ड पे 4 क्वेश्चन मैंने कराया, 5वां क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है ऑन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है वो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यह कि सिंपल पेंडुलम विद बॉब मास m एंड स्टिंग लेंथ l इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट OS ऑन इन फिगर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। बॉब इज गिवन ए चार्ज q, ठीक है, जितना बोला उतना कर लेते हैं। सस्पेंशन, रस्सी पे एक मास लटकाया m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पे चार्ज दिया q, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला कि इफ ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन ऑफ इन द रीजन विथ स्ट्रेंथ E, ठीक है जी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, इस साइड से E लगता है। अब आप मुझे बताइए कि चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, तो क्या होगा, ये मास इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो क्या हालत पैदा होने वाली है, जो आपको फिगर में दिख रहा है कि फाइनल स्थिति कहां पे आके स्टेबल होने वाला है, यहां पे, यहां आके ऑब्जेक्ट रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था हमने, कि जब भी उस पर कोई फोर्स लगेगा तो वो इस पे जाके यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का ही नोटिफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताइए कि ये m मास है, ठीक है, m मास है, m मास आप ध्यान में रखना, मैं चार्ज को ज़्यादा कंसिडरेशन में ले रहा हूँ तो इस पर चार्ज q दिखा देता हूँ, ठीक है, m मास है, चार्ज q है। इलेक्ट्रिक फील्ड E में q चार्ज को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E में q चार्ज को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E में q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE,
क्यू लगेगा, तो इस साइड में इस पे फोर्स लग रहा है क्यू, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड क्यू लग रहा है, ये टेंशन है ही, टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट एम जी। देख लो जी, पहले वाली सिचुएशन ही कॉपी हो गई, यहाँ पे बैलेंस सही है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा और एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। लिख लेते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यू ई क्यों? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मालूम होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसमें जब भी किसी चार्ज क्यू को रखते हैं तो उस पर फोर्स क्यू इंटू ई लगता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने जब इसको सिखाया तभी बोला ये काफी काम आएगा, या ये एप्लीकेशन इसका। अच्छा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैंने डिवाइड कर दिया तो इधर है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। इन्होंने बोला एंगल थीटा बताओ, थीटा ही पूछा ना, अब वैल्यू तो किसी की दी नहीं तो हम भी उसको थीटा ऐसे ही देंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नहीं समझा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये क्यू ऐसे लटका था और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया यहाँ जाके रुक गया, जैसा इमेज में दिखाया गया। कोई दिक्कत वाली बात? चलो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके चैप्टर पढ़ा होगा, उस पे बेस्ट है ये क्वेश्चन, उस पे और इस पे मिला के ना इलेक्ट्रो के। चलो जी, क्या है क्वेश्चन? एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज प्लस q, इज थ्रोन विथ u स्पीड, एंगल थीटा पे फेंका गया। प्रोजेक्टाइल में यही होता है। एक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, फेंकते यहाँ आके गिरता है। कैसे फेंका गया? u स्पीड से फेंका गया, एंगल थीटा पे, ठीक है। ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, वापस नीचे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी लगती है इस पे, हमेशा डाउनवर्ड लगती है, ठीक है, ओके, जिसको हम एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ए से नाम से डिनोट, जिसको बाद में मैं जी बोल दूंगा, ठीक है। अब अर्थ पे हो रहा होगा तो जी, और कहीं और प्लैनेट पे हो रहा होगा तो उनका जी, ठीक है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें कि जो ये रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज, और ये तो करीब करीब सब बच्चों ने पढ़ लिया, जो 11th पास आउट बच्चे हैं और जो 12th पास कर रहे हैं या कर चुके, सब लोग पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूला को। रेंज का फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है, आप रिवाइज कर लेना, बुक सामने ही रहेगी आपके। वो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला आप सब पढ़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बाद में इस एक्सेलरेशन को आपने जी लिखा होगा, तो फॉर्मूला हुआ होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, लेकिन एक्चुअली में वो जी की जी है क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल तो पढ़ नहीं रहे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रो का भी पार्ट होगा। इसमें पार्ट ये है कि जो एम मास फेंका जा रहा है उस पे चार्ज भी है। अच्छा सर, चार्ज है तो क्या दिक्कत है? चार्ज, उस पे चार्ज डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ चार्ज ही नहीं है, ऊपर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, जैसा कि फिगर में डिनोट किया गया, दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो आप सोचिए कि ये जब ऊपर से ऊपर जा रहा होगा तो क्या इसको सिर्फ एक ही फोर्स नीचे लग रहा होगा mg? नहीं, इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा q इंटू ई, क्यू चार्ज इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सर्वाइव कर रहा है, q इंटू ई भी नीचे लग रहा होगा।
मतलब अब पुराने वाली जो प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे सिर्फ वो सिचुएशन नहीं है कि नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है वो mg प्लस QE मिला के लग रहा है। नहीं समझा? अगर mg फोर्स लग रहा होता, ओनली mg फोर्स लग रहा होता, तो आपको पता है कि F बराबर ma होता है। पहले की सिचुएशन थी तो वहां पे F mg लग रहा था, इज इक्वल टू ma किया तो a की वैल्यू g आ गई थी, बड़ी सिंपल सी, और मैंने यहाँ पे a की जगह g लिख देता। लेकिन अभी मैं यहाँ पे a की जगह g नहीं लिखूंगा। इस परिस्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए रेंज क्या है, तो मैं कहूंगा नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, इन मतलब इस जो करंट सिनारियो जो आपके सामने रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज q, इस परिस्थितियों में सिर्फ mg नहीं लग रहा है, अलॉन्ग विथ mg वहां पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है QE। सो दोनों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो ओनली mg नहीं होके mg प्लस QE है कि नहीं है? Q इस पे चार्ज है और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E में Q जाता है तो उस पे QE फोर्स लगता है, तो QE और mg दोनों मिला के फोर्स लग रहे हैं, और वो मिला के नेट फोर्स हुआ, और नेट फोर्स बोलो तो ma। हाँ ना बोलिए? तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो मेरे लिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा mg प्लस QE बाई m। बोलिए, तो यहां से मेरा जो एक्सेलरेशन बनता है g प्लस QE बाई m। तो ये फॉर्मूले में वो रख दो, रेंज आ जाएगी। रेंज ही तो पूछा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस दैट प्रोजेक्टाइल। लो जी, रेंज का फॉर्मूला तो क्लियर ही था पहले। रेंज का फॉर्मूला तो पहले से ही रेडी था। एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया मैंने g प्लस, कोई दिक्कत? यही आंसर है इसका, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा बिटवीन टू लार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ लेंथ L एंड सेपरेशन D। वो फिगर भी दिया हुआ आपके सामने कि भाई दो प्लेट्स है, ठीक है, और एक चार्ज जो है वो सेंटर में, यहां से उसको थ्रो किया जा रहा है u स्पीड से, ठीक है, और कंप्लीट डिस्टेंस d दी है उनके बीच में, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो d/2 हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है वो l दिया है, जो यहाँ का प्लेट का जो है लेंथ जो है l दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ लो प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि Q चार्ज को जो है जिसके ऊपर मास mp है, m मास Q चार्ज प्रोजेक्टिव स्पीड बिटवीन द प्लेट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, कब से जो हो रहा है यहाँ पे भी हुआ, नीचे की तरफ E लग रहा है। Find the maximum projection speed of the particle such that it will not come out of the plates. Very good. देखो दोस्तों, ये भी समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल, इसका ही प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है ये भी। आप सोचिए कि हम ऐसे क्वेश्चन को जो डील करते हैं प्रोजेक्टाइल में, कुछ ऐसा जब आपको दिया जाता है कि एक क्लिप है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, वो ऑब्जेक्ट आके यहाँ गिर रहा है। सिचुएशन सिर्फ इतनी समझ लीजिए कि क्लिप यहीं तक है मतलब, और उसने ये कंडीशन ये दे दी कि यू सिर्फ इतना रखिए कि ये यहाँ आके गिरे, बाहर ना जाए। अगर ये सिचुएशन हो गई तो सीधा नीचे गिर जाएगा। मेरी जो क्लिप है वो यहीं तक है, तो इसकी जो शर्त है कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि ये सिस्टम के अंदर रहे, गिरे तो भी इससे टकराए, बाहर ना आए। वो कि वही बात ये कि इतनी ही स्पीड से फेंकना कि आके लास्ट टू लास्ट यहाँ टकरा जाए, प्लेट से बाहर नहीं आए। अच्छा, उसके लिए कंप्लीटली यू जिम्मेदार है, जितना ज़्यादा यू करोगे उतने बाहर आएगा
वो जितना कम यू करोगे उतना अंदर जाएगा, लेकिन इसने बोला वो मैक्सिमम बताओ कि अंदर है, तो मैं मैक्सिमम के लिए लास्ट टू लास्ट इतनी ट्रैवलिंग रेंज देखूंगा उसकी कि वो ज्यादा ज्यादा कितना हॉरिजॉन्टली चले, एल। नहीं समझ में आया? नहीं समझा? हॉरिजॉन्टली कितना चलाना उसको, एल। क्या स्पीड से चलेगा, यू। आपको पता प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहती है और जिससे फेंका वो फिक्स रहती है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम हॉरिजॉन्टल वाला जो केस देखते हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, जिससे फेंका जाता है उसी से हमेशा वो ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टली। क्या दिया, यू। तो यू जो है इंटू एल, सो यू इंटू टी, ये समझा? स्पीड इंटू टाइम, यहां से वहां तक लगा टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू ट्रेवल डिस्टेंस। जब कांस्टेंट स्पीड है तो वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू ट्रेवल डिस्टेंस। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उसी टी टाइम में वो वर्टिकली कितना चलना चाहिए, d/2। नहीं समझे भाई? हॉरिजॉन्टली कितना चल दिया, एल। कितने टाइम में, टी आ गया यहां से, L/u। कोई दिक्कत वाली बात? अब बात करते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकली वो कितना चला, d/2। इनिशियल स्पीड वर्टिकली क्या थी, 0। इनिशियली में तो कुछ वर्टिकल तो है ही नहीं उसके पास, तो वो वर्टिकल टोटल ट्रेवल डिस्टेंस उसकी d/2 लिख देता हूं। एक फॉर्मूला है आपको, वो है s = ut + ½ at²। सुना होगा, s बोलो तो चली गई डिस्टेंस, दैट इज d/2। u इनिशियल स्पीड तो 0 ही है उसकी, ये u कौन सा है यहाँ, मैं अभी डाउनवर्ड वो वर्टिकल जर्नी की बात कर रहा हूं, तो वर्टिकल के लिए मैं देखूं तो u जो है वो मेरे लिए 0 है फिलहाल। चलो जी 0। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया, ग्रेविटी की सिचुएशन है वहां पे, कुछ मेंशन किया है, बिटवीन टू लार्ज प्लेट्स सर डी चार्ज है एंड वगैरह वगैरह। सो हाँ बिल्कुल ग्रेविटी भी यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, हाफ तो अपनी जगह है ही है, एक्सेलरेशन दो चीजों की वजह से लग रहा होगा। एक तो जी खुद लग रहा होगा एक्सेलरेशन, एक तो जी खुद है, प्लस जो इस चार्ज पे, इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है क्यूई, फोर्स बाई एम, तो ये भी तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन वर्क कर रहे हैं, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया g + QE/m। मतलब ये चीज हम पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। बार बार इस क्वेश्चन को वापस इस सेम एलैबोरेशन को बार बार देखने कोई मतलब नहीं है। a का वैल्यू आया g + QE/m, अगर है तो प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है g + QE/m। अच्छा, t² कितना, L²/u², L²/u²। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हाफ से हाफ मतलब 2 से 2 कटिए। सो रिजल्ट आ रहा है d = g + QE/m L²/u²। पूछा u ही तो चाहिए इनको, वैल्यू ऑफ u चाहिए ना, तो यहां से u निकाल लो, बाकी सब एक तरफ आ जाएंगे, u एक तरफ रह जाएगा, कर लो। u² = इसको नीचे भेज दो बस, g + QE/m L²/d। सो यहां से u आ जाएगा g बाई ये आंसर है इसका। सुना है? कोई दिक्कत? ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, 7वां क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप लोग। इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, a block of mass m and charge q is released from rest on a smooth horizontal ground। और फिगर में क्लियर दिख रहा है आपको कि एक सरफेस है, एकदम है स्मूथ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, m मास है, ठीक है, इससे l डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। और इसको हमने डिस्टेंस l, a से इसको
फ्रॉम ए इस पॉइंट का नाम है, देयर इज अ वर्टिकल वॉल, हाँ बिल्कुल बना दिया। इफ कॉलिजन ऑफ ब्लॉक विथ वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब यहां से जब ये छोड़ा जाता है इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इस पे चार्ज क्यू था और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया ये मूव करने लगेगा प्लस क्यू, ठीक है, ये मूव करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की प्रेजेंस में क्यू चार्ज पे जैसे फोर्स एक्ट करेगा ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और मूवमेंट स्टार्ट करेगा यहाँ जाके टकराएगा। अब इसने मेंशन किया कि इलास्टिक कोलिजन है मतलब एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होगा, जितने से जाके टकराएगा उतने से वापस बाउंस होगा, तो यहां से जाएगा ऐसे और वापस यहाँ पे आ जाएगा, यही होने वाला है। अच्छा अब बोला कि टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड का मतलब होता है इसको जाने में लगा टाइम प्लस वापस आने में लगा टाइम, दैट इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छे से। हालात क्या है, एक चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया, रेस्ट में था, क्यू लगते ही वो तो थ्रो हो ही जाना है, थ्रो होगा, स्पीड लगातार बढ़ती है, जाके एक मैक्सिमम स्पीड जाती है, टकरा जाता है, टक्कर सेम स्पीड से वापस बाउंस होता है यहाँ पे आके, जैसा होता है ना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मैक्सिमम स्पीड फेंकते वापस वो अपने हाथ में आती है, इसी तरह से यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 थी रेस्ट में, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस L है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ होगा QE/m, समझ रहे होंगे, यहाँ GV नहीं लेने का है, सिर्फ इधर की बात कर रही हूँ, समझ में आया। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज QE/m, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दिया जाए, ट्रेवल डिस्टेंस दी जाए, टाइम निकालना हो, इनिशियल स्पीड भी दी जाए, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो। S की वैल्यू ट्रेवल डिस्टेंस L, UT U 0 होने की वजह से इस टर्म को तो एलिमिनेट ही कर देता हूं, हाफ A एक्सेलरेशन QE/m इंटू टी स्क्वायर, L दिया गया है, QE/m सब कुछ दिया गया है, टाइम निकल जाएगा, मतलब यहां से वहां पहुंचने का टाइम पता चल गया, कितना आया 2L बाई, अच्छा 2L इंटू M भी है साथ में, ठीक है, बाई QE टी स्क्वायर, टी आ जाएगा 2mL बाई QE, होप सो समझ में आया होगा। जब वहां जाने का टाइम पता चल गया, आने का टाइम भी वो उतना ही लगने वाला, तो जो टाइम पीरियड है दैट इज 2t, भाई आने वहां जाके वापस आने वाले को तो टाइम पीरियड कहते हैं, और दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, उसको 2 इंटू से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट आएगा 2, लो जी इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे कोई दिक्कत, समझ में आया, चलिए ये 8 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड पे थे, 4 क्वेश्चन न्यूटन्स ये इस पे है, कूलॉम्स लॉ पे है। अब इसकी जो डीपीपी मिलेगी आप उसको सॉल्व करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन या थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, है ना, तो आप उसके साथ डील करें और जो भी डाउट है आप उससे पूछें, ठीक है।